हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आज़ाद तोमर एंड आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज गुरुजी। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके बीच लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट से आगे। और लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, अभी आपने अल्फ़ाबेट के विषय में जाना था। पहली वीडियो में जो ग्रामर की पहली वीडियो थी उसमें हमने अल्फ़ाबेट के बारे में जिक्र किया था, उसके बारे में आपको समझाया था कि अल्फ़ाबेट होता क्या है और उसमें कितने लेटर्स होते हैं, कितना कलेक्शन होता है और उसका यूज किस तरह से है। अब हम उससे आगे जो है आज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अल्फ़ाबेट की कहानी और अल्फ़ाबेट से क्या शुरू होता है, इंग्लिश की जो मेन जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है उसे हम अल्फ़ाबेट ही कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला स्टेप अल्फ़ाबेट का, इसका मतलब हो गया कि वो लेटर है। तो हम लेटर के बारे में बात करेंगे। अब आपके मन में अभी प्रश्न उठा होगा कि लेटर LETTER, ये लेटर कहीं पत्र वाला तो लेटर नहीं है। नहीं साथियों, बिल्कुल भी नहीं, ये लेटर पत्र वाला नहीं है। ये लेटर का डिफरेंट मीनिंग है जिसका मतलब होता है हिंदी में वर्ण। और इसका ये मतलब हुआ कि इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 26 लेटर्स। यानी कि यहाँ पर अगर मैं लेटर्स की बात करता हूँ तो हमारी अंग्रेजी भाषा में ये होते हैं 26 लेटर, 26 लेटर्स। और मैं अगर बात करूँ लेटर की, लेटर है क्या, लेटर को कैसे डिफाइन करेंगे और लेटर का यूज क्या है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी कि लेटर क्या है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। जिस तरीके से आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर आपकी जो सबसे छोटी डिजिट्स होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से बाकी जो डिजिट्स होती है वो इनसे ही बनती है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो लेटर से बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटर हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे छोटी इकाई कोई है नहीं। तो दो पहलू हम इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 ये है एक स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि ये सबसे छोटी इकाई है। दूसरी बात मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि ये वो चीज होती है, लेटर वो चीज होती है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको आगे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यानी कि यहां पर नो फर्दर डिवीजन। अब आपके माइंड में दो बातें सेट हो गई कि लेटर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, और दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, इसे आगे हम टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि क्यों। अब आप देखिए जैसे लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स है। आपने देखा है कि लेटर की मैं अगर बात करूं तो ए और बी और सी, तो क्या इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम इन्हें टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते साथियों। इसका मतलब ये दोनों हमारे जो फैक्टर है, और क्या इससे कोई छोटी यूनिट है? ए से छोटी यूनिट कोई नहीं है। ए बाकी जो वर्ड बनते हैं वो सब इनको मिला के बनेंगे, सब चीज इन्हें मिला के ही बनेगी, सब मिक्स करके इनको बनेगी। तो इसका मतलब होगा दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। एंड सेकंड जो मैं पॉइंट यहां बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, वो है कि नो फर्दर डिवीजन। ये जो लेटर होते हैं इनको हम अलग टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि लेटर को फिर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, नहीं। बिल्कुल साथियों, हम लेटर को क्लासिफाई कर सकते हैं और वो दो बेस होते हैं। कौन कौन से वो बेस होते हैं जिसके आधार पर हम लेटर को क्लासिफिकेशन करते हैं, मैं उन्हीं आधार की आपके साथ बात करूंगा। और दोस्तों जिसमें पहला आधार है आपका साउंड, SOUND, और दूसरा आधार है आपका राइटिंग, पैटर्न ऑफ राइटिंग कह सकते हैं इसे, या प्रिंटिंग भी हम इसे कह सकते हैं। यानी कि इन दो आधार पर हम लेटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कि वो लेटर किस तरह की ध्वनि, किस तरह का जो उच्चारण है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कि ध्वनि के आधार पर, ध्वनि जो होती है उसमें से किस तरह की साउंड, किस तरह की ध्वनि निकली है,
उसके आधार पर एक वर्गीकरण होता है। दूसरा वर्गीकरण होता है कि लेटर को हम लिखते कैसे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि लिखावट और छपावट के आधार पर लेटर का एक क्लासिफिकेशन होता है, लिखावट और छपावट। और आप पूछेंगे कि सर ये लिखावट व छपावट में अंतर क्या, मैं बता दूं, जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ये लिखावट है, और जो आपने किसी भी न्यूज़पेपर में जो भी लैंग्वेज देखी है, जो राइटिंग देखी है, वो प्रिंटिंग राइटिंग होती है, और प्रिंटिंग राइट डिफरेंट होती है जो हम राइटिंग करते हैं। हालांकि हम उसका ही एक फॉर्म यूज करते हैं, तो हम इसको राइटिंग और प्रिंटिंग वे भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि साउंड के आधार पर लेटर कितने होते हैं। साउंड के आधार पर भी क्या लेटर को सब क्लासिफाई किया जा सकता है, तो 100% यहां भी लेटर के क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। तो यानी कि यहां ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। अब फिर इसके जो है क्लासिफिकेशन होंगे, और वे क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को ये क्लासिफिकेशन जाना चाहिए, और वो जो क्लासिफिकेशन वो है 2। यहां पर हम पहला जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज वॉवेल्स। वॉवेल्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों स्वर। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो कॉन्सोनेंट्स होता है, कॉन्सोनेंट्स, और साथियों इसे कहते हैं व्यंजन। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई कि यानी कि हम साउंड के आधार पर जब लेटर को सब क्लासिफाई करते हैं तो हम इन्हें 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पहला वोवेल्स है और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो उनमें से वोवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। मेरे बहुत सारे साथी ये बात जानते भी होंगे और जानना भी चाहिए, जो नहीं जानते वो भी आज जान ले कि देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहां हम बात कर रहे हैं उन 5 वोवेल्स की। तो वे 5 वोवेल्स कौन कौन से हैं, हम यहां पर लिखते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वो वोवेल्स है जो जिन, अब इन्हें हम वोवेल्स क्यों कह रहे हैं और बाकी जो 21 है वो कॉन्सोनेंट्स क्यों हैं, और इनका क्या मतलब है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का क्या मतलब है, हम ये भी आपके साथ आज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इन्हें वोवेल्स नाम क्यों दिया गया और इन्हें कॉन्सोनेंट्स क्यों नाम दिया गया। मैंने एक चीज आपके साथ डिस्कस की कि ये साउंड के आधार पर इस तरह का नाम है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं वोवेल्स का मतलब है स्वर, और स्वर का मतलब होता है जिसकी खुद की आवाज होती है, खुद का उच्चारण होता है, और उन्हें किसी लेटर की हेल्प से नहीं बोला जाता बल्कि उनकी इंडिपेंडेंट साउंड होती है। इसका यह मतलब हुआ जो वोवेल्स होते हैं वे वर्ण होते हैं जिनका अपना उच्चारण होता है और जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे लेटर की हेल्प नहीं ली जाती है। लेकिन अगर मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूं, बाकी अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे हमने यहां लिखा बी, आप यहां देखिए आपने यहां बी लिखा है, और इसी तरीके से आप यहां सी लिखे, इसी तरीके से आप यहां डी लिखे। अब आप देखें यहां पे अगर मैं बात करता हूं बे प्लस ई, से प्लस ई, डे प्लस ई, तो आपने देखा कि यहां पर 2 लेटर का कॉम्बिनेशन है। यहां पर जब लेटर प्रोनाउंस हुआ तो दूसरे लेटर की हेल्प ली गई। वो कौन से लेटर होते हैं दोस्तों जिनकी हेल्प ली जाती है, वो वोवेल्स होते हैं। कौन से होते हैं, वो वोवेल्स होते हैं जिनकी हेल्प से कौन बोले जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। यानी कि कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स। व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है या बोला जाता है। मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स की, सभी की साथियों की समझ में ये बात जरूर आ गई होगी और आनी भी चाहिए कि इनका अपना इंडिपेंडेंट साउंड नहीं है। बी, बे, ई, सी, से, ई, डी, डे, ई, तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई ना कोई लेटर की हेल्प इसमें ली गई। अगर हम बात करें ई को हमने वोवेल माना है, ई वोवेल है, और एफ की बात करते हैं तो यहां पर भी 2 साउंड है, ए प्लस एफ, ऐसे बोलेंगे से एफ। तो एफ जब हम साउंड क्रिएट करते हैं तो यहां पर भी इसके साथ में दूसरे लेटर की हेल्प ली गई, एक वोवेल यहां पे भी यूज किया गया। इसका मतलब हुआ कॉन्सोनेंट्स में जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उसमें हम जो है
वोवेल्स की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ती है। अब एक क्लासिफिकेशन आप समझ में आ गए, बात कर लेते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की। अब यहां भी आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या हम इसको सब क्लासिफाई कर सकते हैं? प्रिंटिंग और राइटिंग को बिल्कुल कर सकते हैं साथियों, वो कर सकते हैं उनकी बनावट और उनकी लिखावट के आधार पर। और मैं बता दूं यहां दो तरह के ये भी लेटर होते हैं जिन्हें हम एक को कैपिटल लेटर बोलते हैं। दोस्तों समझो इस बात को, कैपिटल इसका मतलब होता है बड़े अक्षर, और दूसरे होते हैं स्मॉल, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों छोटे अक्षर। अब इनको कैसे लिखा जाता है, कैसी इनकी बनावट होती है, मैं आपको बता दूं। यहां जब भी हम लेटर्स लिखते हैं इस तरीके से A B C D और हम ऐसे Z तक लिखते चले जाते हैं, तो ये जो पैटर्न है ये कैपिटल लेटर्स के नाम से जाना जाता है। और जब हम दूसरा पैटर्न यूज करते हैं जिसमें कि हम यूज करते हैं A, फिर इसमें यूज किया हमने B, फिर यूज किया C, फिर D, और इस तरीके से हमने Z यूज किया। तो ये जो पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, जो लिखने का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, पैटर्न लिखने का, यहाँ इसका अलग है, इसका अलग है। हालांकि दोनों का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनकी जो राइटिंग वे है, पैटर्न है, उसमें डिफरेंस है। माय फ्रेंड, आप जान गए होंगे कि किस तरीके से हम लेटर को सब क्लासिफाई कर, पहले क्लासिफिकेशन होता है और फिर उनका सब क्लासिफिकेशन होता है। अब लेटर तो हमने समझ लिया, लेटर के बाद वो कौन सी चीज है जो लेटर के बाद आती है? दोस्तों लेटर से मिलके कई सारी चीज नहीं बनती, बल्कि एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं साथियों? वर्ड। तो मैं इसे रब आउट कर देता हूं। माय फ्रेंड्स, आपकी ये समझ में आ गया तो मैं इसे इरेज आउट करता हूं, और अब हम बात कर लेते हैं वर्ड के बारे में। तो वर्ड वो कौन सी चीज है और वर्ड से क्या चीज मिलती है, वर्ड से क्या होता है इंग्लिश के अंदर, हम वही डिस्कस करेंगे। तो लेटर से मिलके बनता है फ्रेंड्स वर्ड, और वर्ड को हिंदी में कहते हैं दोस्तों शब्द। वर्ड को कहते हैं शब्द। और ये वर्ड क्या करिश्मा है इसका, क्या इसका महत्व है, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसका ऑर्डर है, हम इसी बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। वर्ड माय डियर फ्रेंड ये क्या है? अब मैं आपको बता दूं, आपको डेफिनेशन से पहले मैं कुछ चीजें यहां पर डिस्कस करूंगा। 3 बातें यहां पर है। वर्ड जो है वन सिंगल लेटर भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये तो लेटर रहेगा, ये वर्ड कैसे हो जाएगा? साथियों जिस भी लेटर का एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आएगा, अर्थ निकल के आएगा, वो वर्ड हो जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। कोई भी लेटर अगर हम A to Z यूज करते हैं और उसका अपना एक मीनिंग निकल के आता है, अर्थ निकल के आता है, तो वो एज अ वर्ड यूज किया जाता है, तो उसे हम उसे वर्ड मानते हैं। दूसरी बात, जब हम सिंगल लेटर वर्ड की बात करेंगे तो कौन कौन से वो लेटर है जो सिंगल लेटर वर्ड है, यहां मैं बात कर लेता हूं। 2 ऐसे लेटर है, जैसे एक I है और दूसरा है A। अब आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे छोटा, लेकिन यहाँ पे ए भी इसका एक एक्सेप्शन है। ए भी अपने आप में एक वर्ड ही है। अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई का मतलब होता है मैं, इसका मतलब है अंग्रेजी में सेल्फ। ये दूसरा जो ए है इसका मतलब होता है एक, और अगर मैं अंग्रेजी की बात करता हूं तो इसका मीनिंग होता है वन। तो एक हमने अपने पहला समझा कि सिंगल लेटर से कौन कौन से वर्ड बन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लेटर्स, जब हम 2 लेटर मिलाते हैं, डबल लेटर्स होते हैं, तो उससे भी वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं। तो डबल लेटर के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आप देखते होंगे, लेकिन मैं इससे पहले एक और बात यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। डबल लेटर को जब भी हम कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं उनको, तो उस समय हमें यह ध्यान रखनी है कि इस तरीके से ऑर्डर में रखे जाए ताकि उनका एक कंप्लीट सेंस आए। क्या है दोस्तों? कंप्लीट सेंस। तो मैं यहां पर बात करूंगा, अगर मैं सपोज करो यहां पे ई लिखा और उसके बाद लिखा मैंने एच, तो ये लेटर बन गया ई एच।
तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जब मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो लेटर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो वर्ड बने, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है जब वर्ड बनाना है कि हमें उसका प्रॉपर ऑर्डर रखना है। हमें क्या रखना है साथियों? प्रॉपर ऑर्डर। तो प्रॉपर ऑर्डर करेंगे तो इसका मीनिंग आएगा, कैसे आएगा देखिए आप, ही एच प्लस ई, एक लेटर ये है और दूसरा लेटर ये है, और ये हो गया ही, जिससे हम बोलते हैं वह, क्या बोलते हैं? वह, और इसका एक मीनिंग क्रिएट हो गया। तो जब हमने इसे प्रॉपर ऑर्डर में रखा तो ये मीनिंगफुल, एक सेंसफुल वर्ड बन गया। तो इस तरीके से पहला हमने समझा सिंगल लेटर, दूसरा समझा हमने डबल लेटर। अब हम बात कर लेते हैं मोर देन 2 लेटर्स, यानी कि वर्ड वो भी होते हैं जो मोर देन 2 लेटर्स होते हैं, मोर देन 2 लेटर्स। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर हमने यूज किया MAN, तो ये क्या बन गया साथियों? मैन, जिसका मतलब है आदमी। मीनिंगफुल हो गया? नहीं। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं AMN, तो क्या ये मीनिंगफुल होगा? नहीं होगा साथियों। बस आई मीन टू से that whenever we are going to form a word we have to put the letters in proper order। अगर हम चाहते हैं कि हम वर्ड फॉर्म करें, वर्ड बनाएं, तो उस समय हमें जो लेटर्स है उन्हें सही क्रम में रखना होगा। ये बात मेरे दोस्तों की समझ में आ गई होगी और मुझे इससे संतुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का जो टारगेट है, इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारी बातें जान सके जो इंग्लिश की बिल्कुल एक धुरी है जिस पर सारी इंग्लिश खड़ी हुई है। जानना डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो पहली लेडर है, जो पहला स्टेयर है, पहला जो डंडा है, उस पर हम जरूर चल के देखें एक बार, क्योंकि बेसिक्स का जीवन में अपना रोल होता है और यही बेसिक्स होते हैं जो हमें ऊपर तक ले जाते हैं। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है तो इसे छोड़ना नहीं है, वीडियो पूरी देखना है, क्योंकि तभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सार्थक हो पाएगा, मीनिंगफुल हो पाएगा। मेरी आपसे यही एक निवेदन है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं क्या वर्ड को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, तो साथियों मैं बिल्कुल आपसे बता दूं, दैट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। वर्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? लेकिन इससे पहले मैं वर्ड की डेफिनेशन इन तीनों के आधार पर आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूं। वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई? ए ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 और मोर लेटर्स विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। शब्दों यानी कि वर्णों का वह समूह जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? शब्द कहते हैं। और ये बात आपकी समझ में आ गई हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। अब अगर मैं बात करूं कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है यहां पर और क्यों जरूरी है, मैं यहां पर इसको एक सेंटेंस के थ्रू आपको समझाऊंगा। और यहां हम एक सेंटेंस लेते हैं और साथियों सपोज करो एक सेंटेंस में यहां लू ही गोज टू स्कूल। हमने ये सेंटेंस ले लिया, ही गोज टू स्कूल। यहां पे एक मैंने सेंटेंस ले लिया। आप यहां देखें कि इस सेंटेंस के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 वर्ड यूज किए गए हैं। 4 वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड टू फॉर्म दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस की बनावट में 4 वर्ड यूज किए गए हैं। अब आपने देखा इनका जो क्रम है वो आप देख सकते हैं, इनका जो यूज है वो देख सकते हैं। 2 बातों का यहां पे ध्यान रखा जाता है। पहली, इनकी जो एप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका प्रयोग क्या है। और दूसरी क्या बात ध्यान रखनी है आपने, इनका ऑर्डर क्या है। यानी कि दूसरी बात जो माइंड में रखोगे वो रखोगे कि इनका क्रम क्या है। 2 बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जब भी हम वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ड्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो 2 बातों के ऊपर क्लासिफाई करते हैं कि उनका किसी वाक्य में प्रयोग क्या है और किसी वाक्य में उनका क्रम क्या है, उनका जगह क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। तो जब हम इन 2 बातों को ध्यान में रखते हैं तब हम वर्ड का क्लासिफिकेशन करते हैं और हम वर्ड को डिवाइड कर देते हैं कितने भागों में? 8 भागों में।
वर्ड को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इन 8 पार्ट्स को एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये बहुत ही फेमस, बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं ये कहूं दिस इज द स्पाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज द स्पाइन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दिस इज द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि सारा का सारा इंग्लिश ग्रामर इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे खड़ा हुआ है। आज मैं केवल उनके नेम यहां डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। उनको हम एलाबोरेटली हम उनको जो है बहुत विस्तृत रूप से अपनी अगली वीडियो में मैं जरूर समझाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा, मेरे स्टूडेंट, मेरे साथी, मेरे भाई, कोई भी ऐसी बात उनसे छूट जाए जो मैं ना बता पाऊं। तो हम यहां बात करते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो पहला पार्ट आप सब जानते हैं कि यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट होता है नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा। दूसरा पार्ट साथियों होता है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, और इनके अपने अपने एप्लीकेशन और अपने अपने ऑर्डर है, तभी ये यूज किए जाते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसे साथियों हम कहते हैं विशेषण, विशेषण। चौथा है साथियों वर्ब, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रिया। यानी कि 4 पार्ट हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। 5वें पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां ऊपर लिखता हूं, उसको यहां पर लिख देते हैं हम 5वां पार्ट। 4 पार्ट हमने यहां लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम बात कर लेते हैं अब इन्हीं 4 पार्ट की जो बाकी बचे हुए हैं। 5th जो पार्ट है साथियों हमारा वो है एडवर्ब, जिसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं साथियों? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसे बोलते हैं। 6ठा जो पार्ट है हमारा प्रेपोजिशन, संबंध सूचक। 7वां जो पार्ट है हमारा वो है कंजंक्शन, कंजंक्शन, और इसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। देखो दो लैंग्वेज का आपको फायदा हो रहा है यहाँ पे। मैं इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ कि वो कौन से वर्ड है, वो किस तरीके से जाने जाते हैं। 8वां साथियों है इंटरजेक्शन, और बहुत बड़े रोल हैं इनके, अपने अपने इनका प्लेस है और अपना अपना इनका यूज है। ये हैं विस्मयादि बोधक। तो साथियों आज मैं इस वीडियो में यहीं तक आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हमने यहां पर आज बात की है अल्फाबेट के उन 2 क्रूशियल पार्ट्स की, जो कि एक स्टूडेंट के लिए, एक पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, किसी भी लर्नर के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। बात की हमने पहले लेटर की, और उसके बाद की हमने बात वर्ड की, और वर्ड की बात की हमने कि वर्ड किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, और वर्ड्स के क्लासीफाई हम करेंगे तो वो कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन उनका हो सकता है। साथियों इससे आगे की जो जानकारी है मैं वो अगली वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं, मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, अगर आपको मेरा मेथड, मेरी टीचिंग कुछ भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करेंगे तो शायद मुझे हिम्मत मिलेगी कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर जो एक मटेरियल है, बेहतर से बेहतर जो नॉलेज है वो आपके लिए लाऊंगा। मुझे इससे प्रेरणा मिलती है, आप अगर मुझे सहयोग करोगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।